हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं MS वर्ड। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं MS वर्ड। MS वर्ड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी क्वेरी से संबंधित वो सारे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही मिल जाते हैं। हर तरीके की चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलती है। तो MS वर्ड एक बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें मदद करता है हर चीज़ को सीखने के लिए। तो MS ऑफिस का ये पार्ट है। तो MS वर्ड का किस तरीके से उपयोग करना ये तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पिछली वाले वीडियो में जो भी डिफ़ॉल्ट पॉइंट थे उसके अंदर मैंने ये पहले से बता रखा है कि MS ऑफिस का क्या पार्ट है, कितने तरीके के MS ऑफिस हैं, उनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इन सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सभी प्रोग्राम्स की शॉर्टकट कीज तथा किस प्रोग्राम्स में कौन सी चीज़ क्या कहलाती है क्या नहीं होती है, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना करके बता रखे हैं। तो यदि इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी आपको देखनी है तो पुराने वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आज से हम स्टार्ट करें MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है तो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जिनके अंदर हम लेटर राइटिंग, मेमो यानी टेक्स्ट से संबंधित जितने भी कार्य करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में आते हैं। MS वर्ड केवल एकमात्र प्रोग्राम नहीं है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में आता है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर पर वर्ड पैड और कोरल ड्रॉ, पेज मेकर जैसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। उनके अंदर भी हम केवल इसी तरीके की चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग जोड़ा। अब इस शब्द से संबंधित हमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है। लेटर, मेमो या नोटिफिकेशंस या कोई टेक्सचुअल प्रोग्राम बनाने के लिए या फाइल्स बनाने के लिए हमें किस तरीके के प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, या MS वर्ड निम्न में से कौन से तरीके का प्रोग्राम है। इस तरीके से काफ़ी अलग अलग डिफरेंट हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो MS वर्ड, ये हमेशा ध्यान रहे कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल प्रोग्राम्स है। इसके आगे चर्चा करते हैं तो हम इसकी स्क्रीन जो विंडो ओपन होती है उसको देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। तो यहाँ पर टॉपिक जो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ वो है टाइटल बार का। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपसे बताया कि MS वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम है जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हर प्रोग्राम से संबंधित कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप MS वर्ड से सीख सकते हो। तो जैसे कि इसकी जो विंडो स्क्रीन है वैसी ही सेम सभी तरीके की विंडो स्क्रीन्स होती हैं, तो उनके पार्ट को भी जिस नाम से हम यहाँ बुला रहे हैं वो उसी नाम से होते हैं। जैसे एग्जामिनर का भी उल्टा क्वेश्चन कर लिया आपसे, किसी प्रोग्राम का स्पेशल नाम डाल दे और पूछ ले कि MS एक्सेल में टाइटल बार कहाँ होता है या किस तरीके का होता है, कहाँ नजर आता है, तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टाइटल बार जो यहाँ पर MS वर्ड में है वो ही उसके एक्सेल या किसी भी प्रोग्राम या किसी भी विंडो के अंदर मिलेगा। टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम की सबसे ऊपर आता है। और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये कलर भी आपको याद रखना है, ये ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल, देखो टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, इसे हम कहते हैं शीर्षक, किसी भी चीज़ का जो शीर्षक होता है वो। इसके अलावा आपको यहाँ पे फाइल नेम नजर आती है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल
और फाइल नेम, यानी जो प्रोग्राम का नाम है वो भी आपको टाइटल बार में नजर आएगा और फाइल नेम भी आपको वहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर टाइटल बार से संबंधित क्वेश्चन आपका ये पूरी लाइंस में 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए कि टाइटल बार कहाँ स्थित होता है, या फिर वो उल्टा क्वेश्चन पूछ ले किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर जो ब्लू कलर की लाइंस होती है या बार होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। और प्रोग्राम का नाम या फाइल का नाम कहाँ पर दर्शाया जाता है वो भी टाइटल बार में, या पूरे को मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछ बना दिया जाए तो भी उसका आंसर टाइटल बार रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, जो कि हमने पुरानी वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पर आपको दोबारा बता देता हूँ। फाइल नेम जो होती है तो उसका डिफॉल्ट पॉइंट के अंदर मैंने बता रखा है, तो जब भी आप टाइटल बार पे नया प्रोग्राम ओपन करते हो तो आपको जो फाइल नेम मिलेगा वो मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, ये इस तरीके से एक नाम मिलेगा, ये इसका डिफॉल्ट नाम होता है फाइल का, जिसको हम सेव करते समय चेंज कर लेते हैं। टाइटल बार के नीचे या उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आजकल के क्वेश्चन से रिलेटेड है। यदि इसके 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका टैब और एक क्वेश्चन होगा मेन्यू का, राइट। एक तो क्वेश्चन होगा आपका टैब से संबंधित और एक क्वेश्चन होगा आपका मेन्यू से संबंधित। यदि प्रोग्राम्स या एग्जामिनर पुरानी चीजों की बात करता है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि MS ऑफिस 2007 से आगे की ओर एक अलग टाइटल रखता है, 2007, 2010, 2013, 18 इन वर्जन जो संस्करण है उसके अंदर एक अलग पहचान रखता है, या उससे पहले वाले जैसे 2003, 2099 इनके अंदर एक अलग पहचान होती है। तो इन शब्दों के अंदर वो दोनों चीजें, जैसे कि हम नई चीजों के अंदर टैब का इस्तेमाल करते हैं, पुराने वाले जो संस्करण होते हैं उसके अंदर मेन्यू का इस्तेमाल होता है। मेन्यू के अंदर कोई भी चीज एक लिस्ट के रूप में आपको मिलती है, लेकिन टैब के अंदर ऐसा नहीं होता। टैब से हमें रिबन मिलता है। क्या मिलता है? रिबन मिलता है। दोस्तों ध्यान रहे हमेशा टैब के अंदर आपको रिबन मिलेगी, जबकि मेन्यू के अंदर आपको मिलेगी लिस्ट, एक सूची मिलती है लिस्ट की, ठीक है, विकल्पों की सूची होती है। रिबन में विकल्प होते हैं, लेकिन मेन्यू के अंदर आपको केवल लिस्ट के रूप में सूची मिलती है। रिबन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस आपको ग्रुप में बटे हुए नजर आएंगे। किसमें नजर आएंगे? ग्रुप में नजर आएंगे। जबकि लिस्ट जो मेन्यू की आएगी उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का ग्रुप जल्दी से नहीं मिलता है। ऑप्शन जरूर अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन उनका कोई ग्रुप नहीं बना होता। इन्हीं ग्रुपों के नाम से जो विकल्प होते हैं वो उनके अंदर समाहित होते हैं। ग्रुपों के समूह को रिबन कहते हैं, और रिबन के जस्ट ऊपर हमें टैब दिखाई देता है, जिनके नाम आपको टैब के नेम यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप हर प्रोग्राम में अलग अलग टैब होते हैं। कॉमनली 2 तरीके के टैब मिलेंगे। एक टैब होगा मैन टैब यानी मैन मेन्यू, और एक होगा कॉन्टेक्चुअल जिसे आप प्रासंगिक कह सकते हो। वो इंग्लिश में नहीं पूछेगा, या पूछे तो आप कहना कॉन्टेक्चुअल टैब। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके की टैब होगी, एक कॉन्टेक्चुअल टैब यानी प्रासंगिक टैब, और एक होगी मैन टैब। टैब के 2 टाइप्स होंगे, दोनों प्रोग्राम्स में अलग अलग होगा, लेकिन जो मैन या इनके अंदर कुछ कॉमन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन कॉमन के अंदर जो एग्जामिनर क्वेश्चंस करेगा टैब से रिलेटेड, एक तो इन पॉइंटर से रिलेटेड होगा कि विकल्पों के समूह को, जिसको हम ग्रुप कह रहे हैं, उस विकल्पों के समूह से हमें क्या मिलता है? रिबन, या आप उसके टैब का भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, मेन्यू के बारे में वो जल्दी से पूछेगा नहीं, क्योंकि रिबन यदि वो नई चीजों के लिए तो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन आता है टैब के ऑप्शन से रिलेटेड, कौन सी टैब प्रासंगिक है या कौन सी टैब मैन टैब है। मैन टैब वो टैब होती है जो कि आपको प्रोग्राम स्टार्ट करते ही मिल जाती है, और प्रासंगिक टैब वो टैब्स होती हैं जिनकी जो तभी नजर आती है जब उनकी आवश्यकता होती है, यानी विशेष कार्यों के समय ही प्रासंगिक टैब आपको मिलेगी। जैसे कि आपने फाइल के अंदर कोई पिक्चर्स अपलोड करी यानी इंसर्ट करी, और इंसर्ट करने के बाद में आप पिक्चर्स पे वर्क करते हो, उसको एडिट करते हो, तो उससे संबंधित, पिक्चर से संबंधित, टेबल से संबंधित जो विकल्प आएंगे वो आपको कॉन्टेक्चुअल टैब में मिलेंगे। ठीक है, तो मैन प्रोग्राम, मैन जो टैब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आता है
कि जो कॉमन टैब है उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछता ज़्यादातर, लेकिन जो कि हर प्रोग्राम में कुछ एक या दो टैब ऐसी होती हैं जो कि उस प्रोग्राम से संबंधित होती है, तो उनके ऊपर ज़्यादातर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ होगी मैन टैब के जरिए। तो मैन टैब में कॉमन टैब कौन कौन सी आती है, देखो एक होती है होम, उनके बाद में इंसर्ट, पेज लेआउट, ये मैं अब रेफरेंस जो टैब है ये वर्ड के अंदर स्पेशल दी गई है, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू, इस तरीके से आपको ये मिलेगी। जैसे हम रेफरेंस की जगह चेंज करते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। प्रासंगिक टैब में आपको जो फिक्स होती हैं या आपको कहीं पर भी नहीं, मैं जो कॉमन नेम बता रहा हूँ इनको रख लीजिए, हर प्रोग्राम में आपको यही मिलेंगी। एक तो होगी डिज़ाइन, ज़्यादातर इसके बारे में आता है, एक होगा फॉर्मेट, एक होगा लेआउट, यहाँ पे ध्यान रहे एक है पेज लेआउट, एक है लेआउट, केवल लेआउट और पेज लेआउट। लेआउट का मतलब होता है प्रारूप, किसी भी चीज का जो प्रारूप होता है वो लेआउट कहलाता है। तो यहाँ पे हम पेज का लेआउट लेते हैं, प्रारूप बनाते हैं, और यहाँ पर हम बनाते हैं जो ऑप्शंस हम यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, डिजाइन, फॉर्मेट और लेआउट। तो टैग से रिलेटेड इस तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो इनके नाम को लेकर के या इनके विकल्पों को लेकर के आपसे ये क्वेश्चंस आसानी से पूछा जा सकता है कि टैब के कितने प्रकार है, निम्न में से कौन सा कॉन्टेक्सचुअल टैब है। कॉन्टेक्सचुअल टैब की परिभाषा आपसे देख के पूछ सकता है कि विशेष कार्यों के लिए जो टैब इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये आपका टाइटल बार, उसके बाद में ये आपका टैब रिबन मेन्यू। तो ये पूरे पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर ले रहे हैं रूलर, जो इसके बाद का ऑप्शन है। रूलर एक स्केल होती है जो कि हमें पेज की लंबाई या चौड़ाई बताने में मदद करती है। जो हमारा पेज होता है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है ये हमें रूलर के जरिए ही पता लगता है। वर्ड में रूलर्स आपको मिल जाएंगे, एक्सेल और पावर पॉइंट में रूलर मिल जाता है, और एक्सेल के अंदर हमें रूलर की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो रूलर आपको ज़्यादातर रूलर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे खासकर एमएस वर्ड से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे रूलर के बारे में, क्योंकि एक्सेल में इसका यूज होता नहीं है। पावर पॉइंट में जो रूलर आता है वो भी उसकी जूम के स्केल की वजह से कोई काम नहीं आ पाता है। तो रूलर का क्वेश्चंस ज़्यादातर आपसे एमएस वर्ड से रिलेटेड होगा। रूलर हमारे पास दो तरीके की होगी, एक क्योंकि ये पेज की लंबाई और चौड़ाई बता रहा है, तो एक तो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक तो होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है चौड़ाई, यानी आप इसे चौड़ाई से रिलेटेड मान लीजिए, जो चीज के उसके पार्ट को डिवाइड करेगा। और एक होगा वर्टिकल, वर्टिकल को आप लंबाई मान लीजिए इस तरीके की स्ट्रेंथ में, तो ये पेज की लंबाई और चौड़ाई बताने में मदद करेगा। अब जो रूलर होगा, ये जो वर्टिकल रूलर होगा, हॉरिजॉन्टल रूलर होगा, इन दोनों में एक कॉमन चीज होगी कि एक तो ये पेज में कितनी जगह पे वर्क करना है वो बताएंगे, इसके अलावा आपको मार्जिन बताएंगे। मार्जिन जो होता है ये हमें केवल रूलर के जरिए ही पता लगता है, सामने में दिखाई देता है कि कितना हमने पेज में मार्जिन छोड़ रखा है। मार्जिन क्या होता है ये हम आने वाले विकल्पों में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमें मार्जिन तो देखने को मिलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो रूलर है आपका, जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपको और भी काफी सारी सुविधाएं देने में मदद करता है। यानी वर्टिकल रूलर से ज्यादा हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर में वर्क होता है, क्योंकि लंबाई का तो एक फिक्स रेशियो रख सकते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो चौड़ाई के अंदर लिखा जाता है, तो उसको लेकर के हमारे पास गड़बड़ होती है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, वो होगा इंडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इंडेंट मिलेगा। इंडेंट होता क्या है? सबसे पहले इंडेंट मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा पेज में जगह बनाता है। कई बार उसे डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
कई बार किसी ऑब्जेक्ट को पैराग्राफ के बीच में समाहित करने के लिए, पैराग्राफ के साइड में या उसके साथ में समाहित करने के लिए इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेंट दो तरीके के हैं, एक होगा लेफ्ट इंडेंट और एक होगा आपका राइट इंडेंट। ठीक है, अब पहले हम इंडेंट समझ लेते हैं कि इंडेंट क्या है, किस तरीके से इंडेंट काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पेज है, ये आपके पेज है, राइट। इस पेज के ऊपर ये रूलर बन रहा है, यहां से आता है। इस पेज में यहां तक एक मार्जिन पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, मार्जिन। क्या कहलाएंगे, इससे मार्जिन कहलाएंगे दोस्तों, ये मार्जिन होगा आपका। हम इन मार्जिन, जो पेज में जो खाली जगह छोड़ी जा रही है पेज के अंदर चारों तरफ, वो हमें मार्जिन कहलाएगा। ये मार्जिन पेज के चारों कॉर्नर पर या चारों साइड में रखी जाती है ताकि पेज को जब सब बाइंडिंग किया जाए या उन्हें एक जगह लगाया जाए तो जो मटेरियल है जो पेज में छापा जा रहा है वो पेज के अंदर दबे नहीं। तो इसके लिए हम पेज के चारों तरफ मार्जिन देते हैं। यहाँ पर आपका ये जो दो पॉइंट होंगे इन्हें इंडेंट कहेंगे, ये लेफ्ट साइड इंडेंट और ये राइट साइड इंडेंट। अब ये जगह तो आपकी डॉटेड कर देता हूं, यहां से हम यहां तक लिखते हैं किसी भी चीज को। तो मान लीजिए कि हम यहां से यहां तक लिख रहे हैं, एक लाइन हमने यहां से लिखी, ये कंटिन्यू पैराग्राफ आपका चलता रहेगा। हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। अब यदि आप मार्जिन इंडेंट को, जो राइट साइड का आपका इंडेंट है, इसको मूव करते हो तो आप देखोगे कि जो राइट साइड का इंडेंट यहाँ तो हम यहाँ तक लिख रहे हैं, इसके आगे की जगह मार्जिन हो गई। अब यदि हम मार्जिन तो इतना ही है, लेकिन राइट इंडेंट का जो पॉइंटर है उसे हम यहाँ पर ले आते हैं, तो जो हमारा पेज होगा ये यहीं तक लिखा हुआ आएगा। ये बाकी का हिस्सा यहाँ से खाली रह जाएगा। ये तो आपका मार्जिन हो गया, ये वाला हिस्सा, और ये आपका इंडेंट का इधर रह जाएगा। खाली जगह है दोस्तों, ये खाली जगह इंडेंट कहलाएगी, ये वाली खाली जगह मार्जिन कहलाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में कि यदि लेफ्ट साइड की भी इंडेंट को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है उसके बाद में जो भी बचेगी वो जगह इंडेंट कहलाएगी। लेकिन ये तो हो गया इंडेंट की बात। अब इसके अलावा लेफ्ट इंडेंट पर आपको दो पॉइंट मिलेंगे। एक होगा आपका फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट के अंदर क्या होगा कि इसका यूज क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं किसी भी पैराग्राफ को जब लिखा जाता है तो उसकी पहली लाइन या तो कुछ आगे से होती है या कुछ पीछे से होती है, हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं, राइट। तो यदि हम उसका फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है कि वो हम यहाँ पर रख लें तो जो पहली लाइन होगी वो थोड़ी आगे से या पीछे से रहेगी। और एक होगा हैंगिंग, हैंगिंग लाइन या हैंगिंग इंडेंट उसे कह दो। तो ये फर्स्ट लाइन तो हमें इस तरीके से लिखी, और हैंगिंग लाइन बाकी की पहली लाइन छोड़ करके जो बाकी की पैराग्राफ के अंदर की पहली लाइन छोड़ करके जो अतिरिक्त लाइनें बचती हैं उन्हें हम हैंगिंग लाइन कहेंगे। तो जो हैंगिंग लाइन है वो उनके लिए बना होगा हैंगिंग इंडेंट। यदि आप हैंगिंग वाले इंडेंट को यूज करते हो और फर्स्ट लाइन को नहीं करते हो तो फर्स्ट लाइन तो अपनी जगह पर रहेगी सेम, और हैंगिंग लाइन को आपने आगे कर दिया तो वह इस तरीके से। तो कुछ पैराग्राफ इस तरीके के बने जाते हैं, तो हम उस तरीके से यूज करने के लिए इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा को लिखने के लिए। तो इसके लिए ये चीज याद है कि जो रूलर है दो तरीके के होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रूलर पे हमें इंडेंट मिलेगा। इंडेंट के दो टाइप्स हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ठीक है। और लेफ्ट इंडेंट पे हमें दो पॉइंट मिलते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग लाइन इंडेंट। इसकी पूरी परिभाषाओं पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इनके अलावा इन क्वेश्चंस के ऊपर भी, इन पॉइंटों के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है स्टेटस बार का। स्क्रीन पर स्टेटस बार होती है।
टाइटल बार आपका ऊपर के होता है, टाइटल बार आपका सबसे ऊपर के होता है, लेकिन स्टेटस बार सबसे नीचे पाई जाती है। कहाँ आती है? सबसे नीचे की ओर हमें स्टेटस बार मिलता है। अब स्टेटस बार का काम क्या होता है? स्टेटस हमें किसी भी चीज की जानकारी देता है। अब वर्ड में भी ये इस तरीके का क्वेश्चन सबसे कई बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्टेटस बार का काम क्या है, हमें वहाँ पे क्या जानकारी मिलती है, ये हमें जानकारी देता है। तो किस तरीके की जानकारी हमें वहाँ पे मिलती है? तो एक तो हमें वहाँ पे मिलता है पेज से रिलेटेड जो जानकारी है वो मिलती है, जैसे पेज कितने हो गए वो। इसके अलावा वर्ड काउंट का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्रूफ के जो ऑप्शन होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रूफ का जो विकल्प होता है जिसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं, वो विकल्प आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको व्यूज के बटन मिल जाएंगे। और इसके अंदर मिलेगा आपको जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर कह लो, जूम बार कह लो, तो ये चीज मिलेगी। जूम बार, जूम यानी किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करके देखना, केवल देखना, छोटा या बड़ा कर देना नहीं, केवल उसे छोटा या बड़ा करके देखना, है ना। तो आप उसके लिए जूम स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है। स्टेटस बार सबसे नीचे होती है। इसके अंदर हमें जो विकल्प मिलते हैं वो होता है पेज काउंट, वर्ड काउंट, प्रूफ के जो विकल्प है स्पेलिंग और ग्रामर, व्यूज बटन और जूम स्लाइडर, ये हमें यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर मिलते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास आता है स्क्रॉल बार। जी हाँ दोस्तों, स्क्रॉल बार आएंगे। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किसी भी पेज को या स्क्रीन को, स्क्रीन पर जब कोई डेटा या कोई ऑब्जेक्ट बड़ा साइज होता है, यानी वो आपको एक साथ एक पूरा नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो कि उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखते हैं, हमें इतना पता होता है। लेकिन उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्क्रॉलिंग करना। जब हम व्हील को ऊपर या नीचे करते हैं, जैसे इंटरनेट पे पेज होता है, जैसे आप यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पे आपको नीचे की तरफ वीडियो देखना है, तो हम उसे स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो वो नीचे का डाटा ऊपर आता है, तो उसे हम स्क्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार मिल जाए। स्क्रॉल बार भी आपके पास दो तरीके के होंगे, क्योंकि पेज केवल लंबा हो जरूरी नहीं है, उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हो सकती है। एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। मैंने ऊपर आपको बता ही दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, या उसका हम मीन क्या लगाएंगे। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पॉइंट्स होंगे। तो हॉरिजॉन्टल से आप चौड़ाई के अंदर, यदि पेज ज़्यादा चौड़ा है और स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करेंगे। और वर्टिकल में यदि पेज की लंबाई ज़्यादा है तो आप उसे वर्टिकल में अप टू डाउन, अप टू बॉटम या अप टू डाउन उनके अंदर इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से आपकी ये एक स्क्रीन पर पॉइंट आता है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, जो इसकी विंडो है, स्क्रीन है, उससे संबंधित ये विकल्प हमें मिलते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इससे विकल्पों से संबंधित। विकल्पों के संबंध में हमें सबसे पहले जो इसके अंदर विकल्प मिलता है वो होता है क्यूएटी का। क्यूएटी इट मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत हमें वो विकल्प मिलते हैं जो कि हम कोई भी विकल्प जिसको आप ज़्यादातर यूज कर रहे हो और आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा, तो क्विक एक्सेस टूल बार पर आप वो विकल्प लगा सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार हमें मिलती कहाँ है ऑन स्क्रीन पर? यदि हम डिफॉल्ट रूप से देखें तो ये आपको टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पर, स्टेटस टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पर मिल जाएगी। लेकिन हम इसे रिबन के नीचे भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि क्विक एक्सेस टूल बार को आप रिबन के नीचे भी
यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक एक्सेस बार में, टूल बार में आप कोई भी विकल्प जोड़ सकते हो या पुराने विकल्पों को हटा भी सकते हो। ये इसके कुछ पॉइंट आएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें 3 विकल्प पहले से मिलते हैं। एक होता है हमें अंडू, दूसरा है हमारा रीडू और तीसरा है आपका सेव। ये 3 विकल्प आइकन्स के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, अंडू आइकन कुछ इस तरीके का होता है, रीडू आइकन इस तरीके का होता है और सेव का हमें पता है फ्लॉपी डिस्क की तरह यहाँ पर ऑप्शंस बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शंस बने हुए रहेंगे। इनके शॉर्टकट कीज, इनके विकल्प क्या काम करते हैं, ये मैंने आपको हमारे शॉर्टकट कीज वाले वीडियो के अंदर बता दिया, तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि इनसे संबंधित कोई चीज जानकारी आपको चाहिए। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद में हमें जो मिलता है वो होता है फाइल मेन्यू। मैं दोस्तों इसे मेन्यू कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी विकल्प मिलते हैं वो हमें लिस्ट के रूप में मिलते हैं। इसके ज़्यादातर विकल्प भी मैंने शॉर्टकट वाले वीडियो में बता दिया। कुछ विकल्प और पुराने सारे विकल्प बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो को जरूर नहीं देखना भूलें। शॉर्टकट्स वाले और डिफॉल्ट पॉइंट वाले जो वीडियो हैं उनको देखना ना भूलें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो वो दोनों वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको प्रत्येक चीज से रिलेटेड, क्योंकि शॉर्टकट कीज तो आती हैं लेकिन डिफॉल्ट पॉइंट वाला वीडियो भी आपको काफ़ी सारे हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप RSCIT या किसी भी तरीके के एग्जाम्स जो दे रहे हो उनके अंदर मदद करेगा, पटवारी, राजस्थान पुलिस, उन सब के अंदर। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास विकल्प आता है न्यू। न्यू से हम नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल इट मीन्स ब्लैंक फाइल। प्रोग्राम में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ब्लैंक फाइल और एक होता है ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इट मीन्स किसी भी प्रोग्राम्स का जो ऑब्जेक्ट है, यानी फाइल जिन चीजों से बन रही है उनको भी आपको लाना पड़ता है। जैसे कि वर्ड में बनने वाली फाइल पेज का संग्रहण होती है, यानी आप पेज से बनाते हो, तो वो पेज, खाली पेज भी आपको लाना होता है, तो उसके लिए अलग से पॉइंट होता है। उन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसके बाद में ऑप्शन आता है आपका पास सेव। फर्स्ट टाइम सेव ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेव यानी यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस करता है कि यदि आप पहली बार फाइल सेव कर रहे हो तो आप निम्न में से कौन सा विकल्प यूज करोगे, तो उसके लिए आप बताओगे उसको सेव का, ना कि सेवेज का। सेवेज का उपयोग हम किसी फाइल को यदि पहले से सेव कर रखा है उसे फिर बाद में दोबारा से सेव करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि एग्जामिनर क्वेश्चंस करता है कि कितने अक्षरों का फाइल नेम हो सकता है, तो आप 256 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कितने 256 अक्षरों तक फाइल का नाम हो सकता है, ये कॉमन है, हम ज़्यादा बड़ा यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो फाइल नेम दिया जाता है इसके अंदर आप डॉट और अंडरस्कोर जो सिंबल्स होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के सिंबल्स का फाइल नेम देते समय उपयोग नहीं कर सकते। फाइल सेव करते समय आपको एक चीज याद रखनी है कि एक जगह पर एक टाइप में एक नाम से केवल एक फाइल सेव होती है। हाँ दोस्तों, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम में जब फाइल सेव करते हो तो वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि आप किसी भी एक जगह जो लोकेशंस उसको दे रहे हो आप सेव करने के लिए, उस जगह पर एक टाइप में फाइल का एक टाइप होता है, जो कि मैंने आपको डिफॉल्ट पॉइंट में बता रखा है कि MS वर्ड के टाइप्स क्या होते हैं।
ये अभी भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो टाइप में, और जो नाम हम देते हैं फाइल का वो, तो एक टाइप में एक नाम की केवल एक फाइल हो सकती है। यदि आप इन तीन चीज़ों में से, तीन ऑब्जेक्ट में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हो, यदि जगह चेंज कर दी तो उसका टाइप और नेम आप सेम रख सकते हो। यदि आपने टाइप सेम चेंज कर दिया तो जगह और नाम भी आप सेम रख सकते हो। नाम चेंज कर दिया तो जगह और टाइप सेम रख सकते हो। तो उस तरीके से आप तीनों में से कोई भी चीज चेंज करके दूसरी फाइल बना सकते हो। लेकिन यदि आपका तीनों चीज सेम है तो आपकी फाइल्स नहीं बनेगी। ऐसा यदि आप करते हो तो आपको पुरानी फाइल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा नई फाइल के साथ में। वर्ड में जो फाइल सेव होती है वो ज़्यादातर वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट 99 2003 और पीडीएफ परमानेंट डॉक्यूमेंट फाइल्स में, टेम्पलेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टेम्पलेट पहले से फाइल फॉर्मेट होता है, पहले से सेव एक फाइल का फॉर्मेट होता है जिसको हम किसी भी कार्य को तेज गति से कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन फॉर्मेट में भी फाइल्स को सेव किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चंस बनते आगे। 97 to 2003 कर लेना, ठीक है। तो सेव हो गया। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा सेव एज। फर्स्ट टाइम फाइल सेव की तरह होती है, लेकिन यदि आपने पहले से कोई फाइल सेव कर रखी है तो उसका पार्ट आपको मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा कि जब आप फाइल का विकल्प अपनाते हो और जो स्क्रीन आपको सामने नजर आती है, जो डायलॉग बॉक्स आपको सामने नजर आता है, ये डायलॉग बॉक्स किसका होता है, सेव का या सेवेज का? ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रहे कि आप सेव करो या सेवेज करो। जो डायलॉग बॉक्स होगा, जो उसका नाम होगा, वो होगा सेवेज। इसकी शॉर्टकट की भी हमने शॉर्टकट की वाले में बता रखा है। आप इससे बार बार फाइल सेव कर सकते हो, बस सेव करते वक्त इस लाइन का आपको ध्यान देना है। इसके बाद में ओपन, पुरानी जो भी फाइल्स होती है हम उसे सेव कर लेते हैं, वो सॉरी ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमन लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार में हमें ये यूज करना पड़ता है। ओपन, तो न्यू, सेव, सेवेज, ओपन, और एक ऑप्शन आएगा आपके पास एग्जिट। सॉरी एग्जिट भी मैं इसमें कॉमन नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में और बताना है। ओपन से रिलेटेड और सेवेज से रिलेटेड आप पुरानी वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। इसके आगे हमारे पास आता है एक ऑप्शन जिसका नाम है रीसेंट। रीसेंट यानी हाल ही में, वर्तमान में यदि आपने कोई फाइल इस्तेमाल करी है और उस फाइल को आप दोबारा से देखना चाह रहे हो तो आप रीसेंट से ले सकते हो। यानी आप ओपन की जगह पर रीसेंट से भी फाइलों को खोल सकते हो, उस पर यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बना सकते हो। तो वो सारी चीजें रीसेंट में होगी। रीसेंट में हमें लिस्ट मिलती है फाइलों की, जहां पर आप उन फाइल्स को पिन भी कर सकते हो, है ना। पिन क्या ऑप्शन होता है, यानी आपके पास कोई फाइल्स है और आप फाइल्स को लगातार यूज करते हो, रोजाना वो फाइल यूज आ रही है, क्योंकि जो लिस्ट होगी आपकी रिसेंटली उसमें नई फाइल टॉप पे आएगी, पुरानी फाइल नीचे चली जाएगी। तो हम जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो अपने पास कुछ ऐसी फाइल होती है जिसको हमें रेगुलर यूज करना होता है, तो पिन करने पर वो फाइल्स उसके टॉप पे नजर आती है सबसे ऊपर। तो आप कुछ कॉमन 1 2 3 फाइल जो आपकी है उन्हें पिन कर सकते हो और उन्हें इसके अंदर लगा सकते हो ताकि वो चीज़ यूज होती है, आप उसे आसानी से ओपन कर सको। ठीक है, इसके अंदर आपको 18 से 22 फाइल्स मिल जाएंगी। ये नंबर होती है, इसमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो 18 तक की लिमिटेड जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस में करता है। तो इस तरीके से रिसेंट वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको मिलेगा इन्फो। इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी सूचना। ये फाइल से रिलेटेड हमें सूचना देता है ना। क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताएगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक तो आपको पाथ बताता है,
यानी रास्ता, कि वो फाइल कहाँ पर है। जो हम फाइल सेव करते हैं, जो उसकी हम डेस्टिनेशन देते हैं, जो उसका टाइप देते हैं, जो उसका नाम देते हैं, वो आपको यहाँ पर आसानी से पता लग जाएगा कि आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ पर तो सेव की गई है, उसका नाम क्या है और उसका एक्सटेंशंस क्या है, जो उसका टाइप है वो क्या है। इसके अलावा उसकी क्रिएट डेट, यानी उसे कब बनाया गया, उसकी मॉडिफाइड डेट, उसको बनाने के बाद में कब दोबारा से परिवर्तन किया गया, ठीक है। वो आप यहाँ दे सकते हो ऑथर नेम, यदि लेखक ने अपना नाम दिया है तो वो भी आपको ऑथर नेम के अंदर मिल जाएगा। फाइल साइज, कि वो कितने किलोबाइट की है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वाले विकल्प में हमें कुछ विकल्प भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि फाइल को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट के ऑप्शंस में हमें मिलता है जैसे कि पासवर्ड्स यूज करना। आप किसी के अंदर भी फाइल में जो पासवर्ड लगाते हो ताकि कोई भी उसे ओपन ना कर पाए सीधा, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हो। है ना, पासवर्ड दे सकते हो। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलेगा रिकवरी का ऑप्शन। रिकवरी के अंदर हमें जो भी जिस फाइल पे आप 20 मिनट तक काम कर लेते हो वो फाइल का एक विकल्प या उसकी एक कॉपी प्रोग्राम अपने आप सेव करता रहता है कंप्यूटर में। यदि आपने उसे सेव नहीं करी है, सेव कर ली है तो भी उसकी एक कॉपी हमेशा 20 मिनट में यहाँ पर तैयार हो जाएगी, और यदि नहीं किया तो भी उसकी कॉपी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसका फायदा क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो हम उस फाइल को वहाँ से दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी पूरी फाइल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ उसका हिस्सा आपको इस फाइल में मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑप्शन एग्जिट की। एग्जिट यानी बाहर आना, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इसे यूज करते हैं। अब इसके लिए आप लिखोगे क्लोज प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम से यदि बंद करके बाहर आना है फाइल सही, तो आपके उसके लिए एग्जिट का यूज करोगे। प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, इससे संबंधित क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। एक एग्जिट का, एक इसकी शॉर्टकट कीज जो कि है L+F4, और तीसरा विकल्प हमें मिलता है यहाँ पर जो कि विंडो का कॉर्नर बटन होता है, ध्यान है, उससे भी हम एग्जिट करते हैं। तो ये 3 विकल्प मिलते हैं। यहाँ पर मुझे एक ध्यान है कि एग्जामिनर आजकल ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि किसी भी कार्य को कितने तरीके से किया जा सकता है या उसका मतलब क्या होता है, वो भी यहाँ पर बताया जाता है। अब इसी के अंदर आपका एक ऑप्शन आएगा, वो होगा क्लोज। ये 2 बड़े क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेव और सेव एज कंफ्यूज करेगा आपको, वैसे एग्जिट और क्लोज करेगा। देखो, एग्जिट से हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं, क्लोज प्रोग्राम, और क्लोज से हम यूज करते हैं क्लोज एक्टिव फाइल। वो फाइल जो कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो फाइल बंद होती है, और इसकी शॉर्टकट कीज भी अलग है। इसकी शॉर्टकट कीज है आपकी Ctrl+W, ठीक है। तो ये वर्तमान फाइल को क्लोज करता है और ये प्रोग्राम को। इसके क्वेश्चंस में आप अंतर समझ रहे हो कि यदि वो आपसे पूछता है कि वर्तमान फाइल को बंद करना है तो आप क्लोज विकल्प का उपयोग करोगे, और यदि वो प्रोग्राम बंद करवाने को पूछता है तो वहां पर आप एग्जिट का इस्तेमाल करोगे। तो इन दोनों ऑप्शंस में ये कंफ्यूजन आपके लिए बनाया जा सकता है। एग्जिट के 3 ऑप्शन है, एग्जिट खुद, इसकी शॉर्टकट कीज, और टाइटल बार पे आने वाला ऊपर की तरफ एक कॉर्नर पे एक्स का बटन जो होता है क्लोज बटन, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लोज के अंदर आपको एक्टिव फाइल मिलेगा और Ctrl+W इसकी शॉर्टकट कीज होगी। तो ये कुछ विकल्प हैं इसके। इसके बाद में जो फाइल मेन्यू के विकल्प हैं उसके अंदर आपको मिलेगा
प्रिंट। हमें अगला विकल्प जो यहाँ पे मिलता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रिंट। प्रिंट का विकल्प यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज को छापने के लिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो मैं पहले प्रिंटिंग जिसके लिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि प्रिंट का, छापने के लिए, कि किसी भी चीज को छापना हो। अब वो किसी ऑब्जेक्ट हो, कोई सी फाइल हो, किस पे भी छाप रहे हो, पेपर पे, कपड़े पे, कोई भी, तो वहां पे आपको कमांड यूज करनी है, प्रिंट कमांड का यूज करना है, छापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो इसका कॉमन आंसर हो गया। अब इसके अंदर मिलते हैं कौन कौन से विकल्प हैं, तो इसमें कुछ तो कॉमन ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा मार्जिन, पेज साइज, ओरिएंटेशंस, मार्जिन, पेज साइज, ओरिएंटेशन और स्केल। ये तो एक कॉमन ऑप्शंस हैं जो कि सबके अंदर आपको सेम मिलेंगे। इन ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको मिलेगा पहला ऑप्शन पेज सिलेक्शंस का। पेज सिलेक्शंस के मतलब अंदर डॉक्यूमेंट्स में से ये देखा जाता है कि आप किस चीज को प्रिंट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट आपका 1 पेज का हो सकता है, 10 पेज का हो सकता है, 100 पेज का हो सकता है, 200 पेज का हो सकता है, तो आप कौन सी चीज उस पर प्रिंट करना चाह रहे हो, ये प्रिंट पेज सिलेक्शंस के अंदर देखा जाता है। पेज सिलेक्शंस के अंतर्गत जो 2 सबसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं सारे विकल्प बताऊंगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको पेज रेंज का। पेज रेंज होता क्या है, सपोज करिए कि हमारा डॉक्यूमेंट है 1 से लेकर के 20 पेजेस का, 20 पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको प्रिंट करना है पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 और 70, 80, 19 और 20। हमें ये पेज यहाँ पर प्रिंट करना है, तो हम किस तरीके से इन्हें प्रिंट करेंगे, इसको पेज रेंज के माध्यम से समझिए। यहाँ पर ऑप्शंस क्या था, इसे पेज प्रिंट आउट करना 1 to 20 और इनमें से हमें ये पेजेस प्रिंट करना है। तो पहला विकल्प आपका पास पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। जब यदि पेज की श्रृंखला लगातार है तो वहां पर आप उसको फर्स्ट पेज डैश 5 लास्ट पेज लिखोगे, फर्स्ट पेज डैश लास्ट पेज, इस तरीके से लिखेंगे हाइपन के मार्क्स के साथ में। यदि पेज अलग अलग है, जैसे कि 9, 11 और 13 और 17, तो हम 13 तक लेंगे, 17 to 20 एक श्रृंखला बन रही है, कॉमन पेज मिल रहा है। तो हम यदि पेज अलग अलग है 9, 11 और 13, तो आप उसको अलग अलग लिखोगे, कॉमा से हम उस चीज को अलग कर देते हैं। फिर आपके पास 17 to 20 है, तो आप उसे इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो आप उन्हें इस तरीके से लिखोगे, इनके कॉमा बनाओगे। यदि पेज लगातार है तो वो यानी हाइपन वाले मार्क्स के साथ में फर्स्ट पेज लास्ट पेज, और यदि पेज अलग अलग है तो उनके नंबर्स आपको अलग अलग देख करके लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है करंट सिलेक्शन या सिलेक्शन वाला ऑप्शन। इसके अंदर जो डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है वही प्रिंट होता है ना, सेलेक्ट डेटा जो होता है वही प्रिंट होता है हमारे पास में। करंट पेज, इसके अंदर जिस वर्तमान पेज को आपने फाइल के अंदर ओपन कर रखा है वो आपके ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वो पेज आपका इसके अंदर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट के अंदर हमें एक और विकल्प मिलेगा जिसे हम कहते हैं कोलेटिव।
कोलेटेड ये ज़्यादातर विकल्प क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, यानी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और लेकिन एग्जामिनर इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। फिर भी कोलेटेड आपको याद रखना है। पेज 1 से 20 है। आप मान लीजिए कि पेज की जो कॉपी होती है, मान लीजिए हम 5 कॉपीज यूज़ कर रहे हैं। कितनी? 5 कॉपीज हम प्रिंट आउट के लीजिए, तो हमें पता है कि पेज प्रिंट होंगे यदि आपने कर रखा है ऑप्शंस, यदि यूज़ कर रखा है कोलेटेड, तो वो पेज प्रिंट होंगे आपके पास इस डिज़ाइन से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से श्रृंखला में पेज होगा। यानी पहले 1 से लेकर के कंप्लीट, फिर फर्स्ट से लेकर के कंप्लीट, फिर फर्स्ट से लेकर के कंप्लीट, जितनी कॉपीज है उस श्रृंखला में वो पेज प्रिंट होंगे। ठीक है। यदि आपने ऑप्शन यूज कर रखा है अनकोलेटेड, तो वहां पर आपको पास प्रिंट होगा 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 और इस तरीके से आपको लास्ट तक मिलेगा 20 20 20 20 और 20। तो ये कोलेटेड होता है, ये अनकोलेटेड होता है। कोलेटेड के अंदर पेज की जो श्रृंखला होती है वो पूरी आती है, और अनकोलेटेड के अंदर प्रत्येक पेज जितनी कॉपीज दी गई है उतनी बार प्रिंट होता है। पेज तो पूरे प्रिंट होने हैं, जैसे कि 5 कॉपी 20 पेज तो 100 ही होंगे, लेकिन एक बार में एक कॉपी की पूरी कॉपी आएगी, और एक के अंदर 5 पेज आएंगे, पहले पेज के, दूसरे पेज के 5 पेज। यहाँ पर पहले 20 पेज आएंगे एक कॉपी के, फिर 20 पेज आएंगे दूसरी कॉपी के, फिर 20 पेज आएंगे तीसरी कॉपी के, लेकिन वहाँ पे पेज टू पेज होगा। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा कोलेटेड और अनकोलेटेड से ऑप्शंस मिलता है। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू के ज़्यादातर ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए, और ये ऑप्शंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित और कुछ जानकारियों के साथ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।